Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Reno Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and would like to share the knowledge I have gained with all curious and inquisitive minds who want to excel in their fields. Today we are going to study the poem Fire and Ice, written by Robert Frost. Robert Lee Frost is an American poet. He was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, US. He died on January 29, 1963 in Boston, that is again United States of America. By occupation, he is a poet and a playwright. He is known for his realistic depictions of rural life, especially life in New England. His notable works are A Boy's Will, north of Boston, and New Hampshire. He has won the Pulitzer Prize for Poetry and the Congressional Gold Medal. The theme and message of this poem is very clear. Unbridled desires and fiery and cold emotions like anger, jealousy, hatred, cruelty, indifference, etc., have the capacity to destroy the world by depriving humans of their humanity and must be controlled. इस पोएम का जो थीम और मैसेज है वो बड़ा सिंपल है कि जब हमारे डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं बेलगाम होती हैं तो ये इमोशंस, गुस्से वाली इमोशंस, आग वाली इमोशंस को, कोल्ड इमोशंस को जन्म देती हैं और ये जो इमोशंस हैं ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं. ये इंसान में से इंसानियत को ख़त्म कर देती हैं. ये इमोशंस हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं. दिस इज़ एन अनस्पोकन वार्निंग टू ह्यूमैनिटी टू स्ट्रेंथन द कैरेक्टर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड गार्ड अगेंस्ट द अबव फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड. इस पोएम का एक ही मैसेज है, एक अनस्पोकन मैसेज है ह्यूमैनिटी के लिए कि उनको अपने कैरेक्टर्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को गार्ड करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज द वर्ल्ड विल नॉट सर्वाइव. द लास्ट मैसेज इज लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर वन एंड ऑल कैन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग पीस ऑन द अर्थ. अगर हमारे दिलों में सबके लिए प्यार होगा, इक्वालिटी होगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, एक दूसरे को साथ सिंपथाइज करेंगे, उनको मदद करेंगे, तब जाके धरती पर पीस होगा एंड दैट इज़ द ओनली वे फॉर द वर्ल्ड टू सर्वाइव. There are two main symbols in this poem, that is fire and ice, and these two symbols are two destructive forces which may result in the end of the earth. इस पोएम में दो मेन सिम्बल्स हैं फायर एंड आइस के, और ये वो दो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को सिंबलाइज करते हैं जो धरती का एंड करने के लिए काफ़ी हैं. इफ़ वी गो इन फॉर द लिटरल मीनिंग्स, फायर मीन्स एक्सेसिव ग्लोबल वार्मिंग and ice refers to excessive cold. If we talk about the figurative meaning or the symbolic meaning, then fire denotes desires and violent passions like anger, cruelty, etc., while ice denotes cold emotions like hatred, jealousy, indifference, etc. अगर हम इनके लिटरल मीनिंग को समझें तो फायर का मतलब होता है, जो फायर रिफर्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है. अगेन फायर वॉल्केनोस के थ्रू, अर्थक्वेक्स के थ्रू गर्मी धरती पर बढ़ रही है, तो दैट इज़ द लिटरल मीनिंग. और जो आइस है वो एक्सेसिव कोल्ड, मौसम में जो चेंज हो रहा है, पहले कोल्ड होता था वो टॉलरेबल कोल्ड होता था, अब ये जो कोल्ड हो रहा है इट इज़ बिकमिंग एक्सेसिव. अगर इसका हम फिगरेटिव मीनिंग देखें, फिगरेटिव मीन्स सिम्बॉलिक मीनिंग, छुपा हुआ मीनिंग, तो फायर डिनोट करता है हमारी डिज़ायर्स को, हमारे वायलेंट इमोशंस को, जैसे गुस्सा, वायलेंस, क्रूअल्टी एक्सेट्रा. और आइस जो है वो हमारे कोल्ड इमोशंस को डिनोट करता है, जैसे नफ़रत, हेट्रेड, जेलसी, जलने की जो फीलिंग होती है, लोगों के प्रति हमारा इनडिफरेंस. सो दीज आर सिम्बलाइज्ड बाय आइस. Now, what is the gist of the poem?
if we look at the poem, if we just read the lines, then we feel that the poet is talking about global warming and excessive cold. But we need to understand in the subsequent lines that there is a very deep symbolic meaning to the poem. अगर हम पोएम को सिर्फ एक नज़र से देखें तो लगता है कि पोएट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के वगैरह के बारे में बात कर रहा है, उसमें कोई गहराई नहीं है। बट जब हम 2-3 लाइन्स पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि बहुत एक गहरा मतलब है। पोएट शुरू करता है विद द थॉट दैट फायर एंड आइस में रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फायर एंड आइस से दुनिया का अंत हो जाएगा, राइट? वाई वो ऐसा बोलता है? बिकॉज अनब्रिडल्ड फायर स्प्रेड्स वेरी फास्ट। जो आग होती है वो बड़ी तेज़ी से चारों तरफ फैलती है, एंड इट कॉजेज अनटोल्ड डिस्ट्रक्शन, और बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वो कॉज करती है। Similarly, violent emotions like anger and excessive desires too may result in mass destruction of the world. जैसे आग धरती को डिस्ट्रॉय करती है, वैसे ही हमारा गुस्सा, हमारे डिज़ायर्स, ये भी धरती को बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह से आइस बॉडी को नम करती है, द वे एन आइस के नम द बॉडी विथ प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट, similarly hatred also can numb our mind and thoughts and make us insensitive and indifferent to one another. जैसे आइस बॉडी को नम करती है, वैसे ही नफ़रत जो है वो हमारे सेंसेस को, हमारे माइंड्स को, हमारे थॉट्स को, उन सबको इनसेंसिटिव बनाती है। हमें लोगों की तकलीफ़ों से हम इनडिफरेंट हो जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। The first stanza is, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now poet in these lines is stressing on the fact that some say the world will end due to fire and others are of the opinion that the world may end due to ice. अब पोएट ये कह रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो धरती है वो या तो आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि धरती जो है वो आइस से ख़त्म होगी, बर्फ़ से ख़त्म होगी। If we look at the poem literally, then fire refers to the deep heat in the earth's core which results in volcanoes, earthquakes, global warming or due to extreme cold weather. इसका मतलब है कि जो फायर है वो रिफ़र करती है टू वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, ग्लोबल वार्मिंग, और जो आइस है वो रिफ़र करती है टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। बट ऑन रीडिंग द लास्ट 2 lines of this stanza, we understand that the poet is actually talking about unbridled fiery desires in the world which will ultimately lead to our destruction, as these desires ultimately rule our emotions, bringing out anger, violence and cruelty. इसका मतलब है कि आखिरी की 2 लाइन इस स्टैंजा के पढ़ने पर हमें समझ में आता है कि पोएट सिर्फ अनब्रिडल्ड डिज़ायर्स की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फायर की बात नहीं कर रहा है, वो फायर में छुपी हुई हमारी अनब्रिडल्ड डिज़ायर्स की बात कर रहा है, जो फाइनली हमारा डिस्ट्रक्शन लेकर आएंगी, क्योंकि ये डिज़ायर्स जो हैं ये हमारे इमोशंस को रूल करती हैं, और जब ये डिज़ायर्स हमारे इमोशंस को रूल करती हैं तो हमारा गुस्सा, हमारी क्रूएल्टी, ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। पोएट उन लोगों को सपोर्ट करता है। पोएट बोलता है कि मुझे आग का इतना पता है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ही सपोर्ट्स दोज हु फील दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। उसकी पहली जो सोच है, पहला सपोर्ट जो है, दैट गोज़ टू फायर। In stanza 2, the poet says, "But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice." इसमें पोएट बोलता है कि अगर दुनिया का 2 बार अंत होना हुआ, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होगा तो फिर आइस भी दुनिया के अंत के लिए काफ़ी है। ही सेज दैट फॉर द एंड ऑफ द अर्थ ice would be equally effective. Ice signifies cold emotions like cruelty, indifference, and the world हम देख रहे हैं,
कि जो वर्ल्ड है वो लोगों के दर्द के लिए इनडिफरेंट होती जा रही है. द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग इनडिफरेंट टू द पेन ऑफ अदर्स. देर इज़ लैक ऑफ इमोशनल वार्मथ. हम लोगों के थ्री इडियट्स का डायलॉग है कि दोस्त फर्स्ट आ जाए तो दुख होता है, और अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी दुख होता है. ये कहीं ना कहीं इट्स अ सटायर ऑन ऑल ऑफ अस. हमारे अंदर इमोशनल वार्मथ ख़त्म हो गया है. हम लोगों की खुशियों से जलते हैं, राइट. अगर लोग दुखी होते हैं तो हमें खुशी मिलती है. तो हमारे अंदर का जो इमोशनल वार्मथ है वो ख़त्म हो चुका है. हम वी कैन सी डर्थ ऑफ लव, काइंडनेस, सिंपैथी इन द वर्ल्ड. दुनिया में बड़ी कमी, डर्थ का मतलब होता है कमी होना. प्यार की बहुत कमी हो गई है. इंसान दूसरे इंसान की तरफ बिल्कुल भी काइंड नहीं है. हम किसी को भी, किसी के साथ भी सिंपैथी नहीं करते हैं, किसी का भी सहारा नहीं बनते हैं. हम बस अपनी ही ज़िंदगी को जीने में लगे हुए हैं. दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है. और इसीलिए पोएट कहता है बोथ फायर एंड आइस हैव ग्रेट डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी. दोनों फायर एंड आइस में बहुत डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी हैं. वो दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जस्ट लाइक डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस भी जो है वो बहुत शॉर्ट पोएम है. सो लेट्स गो ऑन टू द लिटरेरी डिवाइसेस. इसमें जो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन आई होप यू ऑल नो बाय नाउ. इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड. इसमें जो लाइन है फेवर फायर, उसमें जो फर्स्ट साउंड है फेवर में और फायर में दैट इज़ रिपीटेड, देयरफॉर एलिट्रेशन. अगेन इन द वर्ड्स वर्ड एंड विल द वॉ साउंड इज रिपीटेड, देयरफॉर एलिट्रेशन. अगेन इस पोएम में एसोनेंस है. एसोनेंस का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड इन द सेम लाइन. ये रेपिटेशन जो है इट कैन बी इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वर्ड्स. हर वर्ड के अंदर इसका जो वाउल साउंड है उसकी रेपिटेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ओ का जो लॉन्ग साउंड है ओ, आई होल्ड ओ साउंड विद दोज ओ साउंड, यहाँ पे ये जो ओ साउंड है ये रिपीट हो रही है, देयरफॉर वी कॉल इट एन एसोनेंस. अगेन इमेजरी है. फायर एंड आइस जो है वो अपने आप में इमेज क्रिएट करते हैं. इमेजरी का मतलब होता है डिवाइसेस विच इन्वॉल्व आर फाइव सेंसेस. हमारे फाइव सेंसेस को जागरूक करे. अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो इमेजरी में आती है, हमें वो नज़र आती है. अगेन देर इज़ एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स the repetition of a word or expression at the beginning of two or more consecutive lines. इस पोएम में शुरुआत की दो लाइन्स है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. सो सम से इज अगेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन. इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे एनाफोरा है. अगेन इस पोएम में सिम्बॉलिज्म है जो मैं समझा ही चुकी हूँ. सिम्बल्स ऑफ फायर एंड आइस हैव बीन यूज्ड टू डिनोट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. एंड फाइनली द पोएम इज़ एन इंचैपमेंट. ये पोएम पूरी एक लाइन है विदाउट एनी पंक्चुएशन. इट गोज़ ऑन एज अ वंस कंप्लीट सेंटेंस थ्रू आउट द पोएम. Therefore, the literary device enjambment has also been used. The last thing that we are going to study in this poem is the rhyme scheme. Rhyme scheme कैसे ढूंढते हैं? We take the last word of each line और उसका rhyme देते हैं किस line के साथ match कर रहा है. जो जिस line में last word same होगा, sound same होगा, तो उसको हम same alphabet देंगे and then at the end हम देखते हैं कि हमारा rhyme scheme क्या बना. तो ये पोएम में वी कैन सी एट अ ग्लांस के फायर, डिज़ायर एंड अगेन फायर इन लाइन्स 1, 3 एंड 4 आर द सेम. इनका जो एंड साउंड है, आखिरी साउंड है, वो सेम है. तो हम तीनों लाइन्स को ए दे देते हैं. सेकेंड लाइन में आइस है विच इज़ नॉट राइमिंग विद फायर बट आइस इज़ राइमिंग विद ट्वाइस. एंड अगेन उसके बाद जो हमारी सेवेंथ लाइन है उसमें भी आइस है. तो सेकेंड, फिफ्थ और सेवेंथ लाइन को हम बी दे देते हैं. अब सिक्स्थ लाइन में हेट है. हेट इज़ नॉट राइमिंग विद फायर, हेट इज़ नॉट राइमिंग विद आइस. हेट को हम सी दे देते हैं एंड हेट इज़ राइमिंग विद ग्रेट. तो ग्रेट को भी हम सी दे देते हैं. सो अल्टीमेटली हमारी जो राइमिंग स्कीम है, आई एम सॉरी, बी वॉज ऑल्सो देयर इन द लास्ट लाइन, दैट इज़ द फिफ्थ लाइन. सफाइस इज़ ऑल्सो राइमिंग विद आइस, तो उसको भी हम बी दे देंगे.
तो हमारी राइमिंग स्कीम बन जाएगी ABAA BCBCB. So with this, we come to the end of the poem. I hope that you liked it and would be encouraged to share it with your friends. Please do not forget to like the video and subscribe to the channel, as I really need the encouragement this provides. Also, do not forget to press the bell icon for further notification, as I am going to come up with several videos which will help you to revise and get a good grade in your forthcoming exams. Thank you.